आइडियल सोल्यूशन, आदर्श विलयन क्या होता है, आज बता देते हैं अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में भी बात करेंगे। मतलब आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को अपन लोग शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि अपन लोगों के से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर हो जाए। देखिए, आइडियल सोल्यूशन की बात की जाए तो आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है which follows Raoult's law at all temperature and all concentration, सारे टेम्परेचर और कंसेंट्रेशंस पर ये चीज राउल्ट्स का नियम लगता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखिए, यहां पर एक दो छोटी छोटी सी चीजें बता देता हूं मैं आप लोगों को। डेल एच ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0, डेल वी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0, डेल एस ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इनका क्या मतलब होता है, ये भी एक एक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें ए के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा मेरे पास सोल्यूशन है जिसमें मेरे पास बी के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, एक ऐसा सोल्यूशन बनेगा जहां पर ए बी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और जब ए और बी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें मालूम है कि क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आदर्श वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। तो देखिए आदर्श वर्ड का मतलब है यहाँ पर attraction force between solute particles plus attraction force between solvent particles is equal to, दोनों को जोड़ दिया जाए, solute और solvent दोनों के attraction forces को जोड़ दिया जाए तो यहां पर हमें मिलता है अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूशन पार्टिकल्स। मतलब जितना फोर्स ए और ए के बीच के पार्टिकल्स के बीच लग रहा था, बी और बी के पार्टिकल्स के बीच लग रहा था, उतना का उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच भी लग रहा है। तो ये देखो, ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, इस चीज को आप ढंग से समझ लो, ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए और ए के बीच के पार्टिकल्स का फोर्स भी 0 हो, बी और बी के बीच के पार्टिकल्स का फोर्स भी 0 हो, तभी पॉसिबल हो सकता है कि ए और बी के बीच के पार्टिकल्स का फोर्स भी, के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी, आकर्षण बल का मान भी 0 हो। अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ए के बीच के पार्टिकल्स का फोर्स और बी के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स सेम हो जाए। क्यों? ए तो अलग कंपोनेंट है, बी अलग कंपोनेंट है। जब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ढंग से समझिए, तो इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कभी भी सेम कैसे हो सकता है? तो सेम होगा केवल और केवल तब जब इनका वैल्यूज कैसा होगा, यहाँ पर 0 होगा। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बट थियोरेटिकली बोलना क्या है, ए के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स प्लस बी के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स मिला के किसके बराबर हो जाता है? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है, राइट। अब देखो, इसका मतलब यहां तक की तो बात अपन को समझ में आ गई। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि ए और बी जब मिलके आपके पास में, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जब सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो इस ड्यूरेशन में, इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, ये सब मिला के क्या है? रिएक्टेंट। किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो एक तरह से रिएक्शन ही हो रही है, और रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब आप लोग इसके लिए क्या कैलकुलेट करोगे? डेल एच कैलकुलेट करोगे।
राइट। डेल एच कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने बहुत रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट किया। तो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी, अगर ये वैल्यू जीरो आता है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है, प्रोडक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल है रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी के। यस और नो? तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसा हो गया यहां पर हमारा जीरो। ठीक है, अब देखो जब रिएक्टेंट्स, इसको आसान भाषा में समझो बच्चों, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो रिपल्शन भी नहीं है। इसका मतलब जितनी जगह पहले ये दोनों लेते थे उतनी ही जगह सोल्यूशन बनने के बाद भी कैरी करेंगे। मान लीजिए ये 100 ml इसको जगह चाहिए थी, इसको 20 ml जगह चाहिए थी, टोटल मिला के कितनी जगह चाहिए? 120 ml। बोले सर इससे कम भी हो सकती थी, इससे ज्यादा भी हो सकती थी। हाँ जी हो सकती थी, लेकिन कब? जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता। अट्रैक्शन होता तो क्या उतनी जगह चाहिए थी? नहीं। अट्रैक्शन होता तो ये पार्टिकल्स कम जगह में भी अपने को समाहित कर लेते, कम जगह में भी रह जाते, क्योंकि उनके बीच में कैसा फोर्स था? अट्रैक्शन फोर्स था। तो 120 से कम भी हो सकती थी और 120 से ज्यादा भी हो सकती थी कि इनके बीच में प्रतिकर्षण भी तो हो सकता था ना, हाँ या ना? तो इसका मतलब जब ऐसा दोनों ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच में ना आकर्षण है ना प्रतिकर्षण है। तो इसका मतलब आयतन में परिवर्तन कितना होगा, वॉल्यूम में परिवर्तन कितना होगा? तो वो होगा जीरो। इसी तरह से इनकी एंट्रोपी परिवर्तन का मान भी क्या होगा? शून्य होगा, राइट। एंट्रोपी परिवर्तन का मान भी शून्य होगा। तो आई थिंक अपन को ये समझ में आया। तो देखिए ढंग से समझिए इस वर्ड का मतलब, मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टर्म से समझाता हूं। आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट के नियम का हर टेम्परेचर, हर सांद्रता पर पालन करता हो, उसे अपन लोग बोल देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बट वास्तविकता में ऐसा कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। आप भी मुझे बताइए, रियलिटी के हिसाब से डेफिनेशन देखी जाए ना आइडियल सॉल्यूशन की, तो डेफिनेशन होती है आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, कोई रिपल्शन फोर्स नहीं होता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि पार्टिकल्स के बीच में ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन हो? रियलिटी में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो देखिए याद रखिए, रियलिटी में तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, बट ऐसे कंपोनेंट्स जिनका नेचर सेम होता है ना, तो on the basis of nature of particles, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल हो सकता है बेंजीन और टॉल्विन, है ना, या टॉलिन जिसे आप लोग बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास में हो सकता है एन ब्यूटेन और एन पेंटेन। बीच में प्लस का साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि दोनों को मिक्स करोगे तभी तो कोई सोल्यूशन बनेगा ना। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हो यहां पर। एक एग्जांपल हो सकता है यहां पर से CH3 CH2Cl और इधर हो जाएगा CH3 CH2Br। तो देखिए दोनों हेलो एल्केन है, ठीक है। इधर आप देखेंगे दोनों एल्केन है, यहां पे आप देखोगे दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो इसका मतलब अगर नेचर सेम होता है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर कैसे होने चाहिए? सेम होंगे तो अपन बोल देंगे कि वो सोल्यूशन कैसा होगा? कैसा होगा सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन होगा। बट रियलिटी में कोई आइडियल सोल्यूशन होता ही नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई आइडियल सोल्यूशन का कर्व कैसा होता है, आइडियल सोल्यूशन का वक्र कैसा होता है? तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा अपन लोग आज तक कंप्लीट करके आए, आज तक अपन लोग उसको पढ़ के आए। ऐसा कुछ पढ़ा है कि अपन लोगों ने? देखो देखिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार ढंग से। ये बिल्कुल वही कर्व है जो अभी तक अपन लोगों ने राउल्ट्स लॉ के लिए पढ़ा है। यहाँ पे अपन बोल देते हैं कि ये है PA नॉट, ये है PB नॉट, ठीक है। यहाँ पर XA इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे XB इज इक्वल्स टू 1। ये किसका कर्व है? P टोटल का कर्व है। ये किसका कर्व है? PA का कर्व है। ये किसका कर्व है? PB का कर्व है, राइट।
यहां तक की बात अपन को समझ में आई गई है, यहां तक अपना कर्व। तो इसका मतलब जो भी राउल्ट्स लॉ का कर्व बना है वही किसका कर्व होता है, आइडियल सॉल्यूशन का कर्व होता है। तो थ्योरी से पूछा जाए, डेफिनेशन आ गया, ठीक है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो इसकी विशेषताएं ये हो सकती है। क्या आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि इनके कणों के मध्य आकर्षण बल का मान शून्य होता है? हाँ जी, कहा जा सकता है। आगे बात समझ में, इस तरह से चीजें अपनी कवर की जाती है। अब देखो, एक हो गया आदर्श विलयन, तो दूसरा विलयन कैसा होना चाहिए, अनादर्श विलयन, है ना। तो देखिए अनादर्श विलयन की बात करते हैं अपन लोग, तो देखिए वो कैसे आएगा। अब देखो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो अनादर्श विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, बस यही है ना। तो देखिए इसके बारे में कैसे पढ़ा जाए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर इसको बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन है ऐसा सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे Raoult's law at all temperatures and concentration, जिस पे ये लागू नहीं होता। तो फिर क्या क्या कंडीशन निकल के आनी चाहिए, कंडीशन निकल के आनी चाहिए डेल एच मिक्सचर जीरो नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होना चाहिए, और एंट्रोपी में परिवर्तन का मान भी शून्य नहीं होना चाहिए, यही है ना। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको किस तरह से किया जा सकता है। भाई शून्य नहीं हो सकता तो दो काम हो सकते हैं, या तो ये शून्य से बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो ये नंबर, या फिर ये जीरो से कम। तो जब भी ऐसा कुछ दो केसेस निकलेंगे तो यहां पर अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को अपन लोग क्या करेंगे, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। ऐसे सॉल्यूशन जो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा क्या करते हो, नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे, मतलब ये धनात्मक ऋणात्मक की कहानी क्या है, क्यों करेगा कोई धनात्मक, क्यों करेगा कोई ऋणात्मक, ये एक बार आप चेक कर लो। क्योंकि जब तक ये वर्ड नहीं समझ में आएगा ना कि धनात्मक ऋणात्मक का मतलब क्या है, तब तक आप लोग को आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अब देखो धनात्मक ऋणात्मक को कैसे समझ सकते हैं, एक सेकंड देखते हैं। देखो बच्चों, धनात्मक ऋणात्मक को कैसे समझा जा सकता है। धनात्मक ऋणात्मक को समझा जा सकता है, इसको कुछ इस तरह से देखो, बिल्कुल बेसिक बना रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, दोनों के लिए एक साथ स्टोरी समझेंगे अपन लोग, कोई नया काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल। देखो कैसे, ए और बी, ए क्या है, सॉल्यूट, मान लेते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट मिलके क्या बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, विलय विलायक मिलके विलयन बना रहे हैं, ठीक। अगर इनके अट्रैक्शन फोर्स, इनका अट्रैक्शन फोर्स मिला के इसके अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाए तो आदर्श विलयन बन जाता है। लेकिन अब देखो, आदर्श नहीं बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, अनादर्श विलयन बनेगा। मतलब अब ढंग से समझना, धनात्मक विचलन का मतलब क्या है। धनात्मक विचलन का मतलब है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे। अब देखो ऐसा क्यों भाई, ऐसा किस तरह से प्रदर्शन हो सकता है वो एक बार आप देख लो कि ऐसा कब हो सकता है। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं आप लोगों के पास यहां पर। देखो, और ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा है, मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये यहां पे आप लिख दीजिए पी ए नॉट, यहां पे आप लोग लिख दीजिए पी बी नॉट।
ये ऊपर वाली लाइन हमें क्या बताती है? टोटल वेपर प्रेशर के बारे में बताती है। इस वर्ड का मतलब है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक विचलन का मतलब कर्व जो है वो अब ये नहीं आएगा, कर्व आएगा कुछ ऐसा, कर्व आएगा कुछ ऐसा, धनात्मक विचलन। बोले ये कैसे पता चला धनात्मक विचलन? अरे भाई आप ये बताओ, ये वाली जो एक्सिस है ये किसको बताती है? वेपर प्रेशर के बारे में बताती है कि नहीं बताती है? तो वेपर प्रेशर ज्यादा आया, किसका? सॉल्यूशन का। टोटल वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, मेरी बात सुन लेना ढंग से, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा तो वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन ही तो प्रदर्शित करेगा, हाँ या ना? अब मतलब समझ लो कि इनसे ज्यादा वेपर्स बन रही होंगी तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना। अच्छा ये कर्व ऐसा भी तो हो सकता था, देखो ये कर्व ऐसे भी तो बन सकता था कि क्या कर ले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर दे, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाए। वेपर प्रेशर कम हो जाए इसका मतलब विलियन की वेपर प्रेशर कम हो जाए ना, और विलियन की वेपर प्रेशर कम हो जाए इसका मतलब विलियन जो है वो कम वाष्प उत्पन्न करे। तो इससे क्या होनी चाहिए? लेस वेपर्स बननी चाहिए, कम वेपर्स बननी चाहिए, और इससे क्या बननी चाहिए? मोर वेपर्स बननी चाहिए, ज्यादा वेपर्स यहां पर बननी चाहिए। बस इस वर्ड का मतलब आप लोग सीख लो, आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ जाएगा। इस वर्ड से अपन लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो एक बार, ज्यादा वेपर्स कब बन सकती हैं? जब ये जल्दी से टूट जाए। अगर ये जल्दी से टूट जाएंगे तो इनके बीच के आकर्षण बल कैसे हो जाएंगे? इनके बीच के आकर्षण बल कमजोर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यही है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूशन पार्टिकल्स कम होते हैं। तो किसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है? बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स प्लस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल्स, राइट? ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स कम, इसका मतलब ये जल्दी से क्या होंगे? वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? ज्यादा जगह घेरेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनकी जो एनर्जी होगी वो भी कैसी होगी? ज्यादा होगी ना, ठीक। तीसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो वॉल्यूम होगा वो भी कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर ज्यादा वेपर्स बनेंगी तो ज्यादा एंट्रोपी होगी ना, फाइनली एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि फाइनली एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है। अब आप देखो, जब यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो इसके बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद ये है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा वर्ड याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें विलय और विलायक के कणों के मध्य परस्पर आकर्षण बल का मान कम होता है। Positive deviation is shown by those solutions in which less attraction forces are experienced between solute and solvent particles. I think आपको ये बात समझ में आती है, यहां तक का काम क्लियर है। अब देखो इससे आप लोगों से जो क्वेश्चंस निकल के आ सकता है वो क्वेश्चंस में क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, ये सब तो क्या है? थ्योरी वाला पार्ट है। क्वेश्चंस क्या निकल के आ सकता है वो आप देख लो। पहला क्वेश्चन ये है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है? अब आप एक बात बताओ, जल्दी से वेपर्स बन जाएंगी, ज्यादा वेपर्स बन जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट
जल्दी सोचो। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, यही तो बोलते हो। एक्सटर्नल वेपर प्रेशर फिक्स होता है, वो है 1 atm। अब यहाँ पे जब वेपर्स ज्यादा, क्योंकि बंद कैसे है, कमजोर है, तो जल्दी से टूट जाएंगे, कम तापमान पर टूट जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाता है, कम होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा चीज जो यहां से क्वेश्चन बनता है जिससे जिसको अपन को याद ही रखना पड़ेगा, वो है कि इसके एग्जांपल्स बता दीजिए, पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के एग्जांपल्स बता दीजिए। तो देखिए बस अब एग्जांपल्स लिख लेते हैं, वो इसका लास्ट पार्ट है जो अपन लोगों को यहाँ पर सीखना है। ये बाकी के पार्ट में यहाँ से हटा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें आ सकता है CCl4 प्लस CHCl3। दूसरा एग्जाम्पल बन सकता है CCl4 प्लस बेंजीन। ये याद रखने पड़ेंगे अपन लोगों को एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में थोड़े एग्जाम्पल्स कम है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिए। CCl4 प्लस C2H5OH। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर बन सकता है C2H5OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत बार पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, डायरेक्टली पूछा जाता है इथेनॉल और एसीटोन में से मिलाकर यदि विलयन बनाया जाए तो वो कौन सा विचलन दर्शाएगा, तो याद रखना वो धनात्मक विचलन दर्शाएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, राइट। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट है यहां पर फिनॉल प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ये बन सकता है। एक और आप चाहें तो एक विलयन है जो वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है, वो है बेंजीन प्लस एसीटोन। अगर आप लोग ढंग से देखेंगे तो इसको याद रखने का एक बढ़िया तरीका है। इनके बीच में कोई भी एग्जांपल आप देख लीजिए, इनमें से किसी के भी बीच में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस यहां पर नहीं अवेलेबल होते हैं। इसलिए जब अट्रैक्शन फोर्सेस ही स्ट्रॉन्ग अवेलेबल नहीं है तो एक कैसा विलयन बनेगा या कैसा विचलन आप लोग के सामने दर्शाएगा, पॉजिटिव डेविएशन आप लोग के सामने दर्शाएगा। एक चीज और, इस कर्व को पूरा कर लेते हैं। वो कर्व ये है, जब टोटल वेपर प्रेशर बढ़ गया तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से आप इसको बढ़ा दीजिए। तो देखिए जो भी डैश से बनाए हैं वो आइडल को शो करते हैं, और जो ये ग्रीन लाइन से आप लोग के सामने बनाए गए हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन आइडल सोल्यूशन को। नॉन आइडल में भी कौन से वाले को कन्वर्ट करते हैं, कौन से वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर कर्व कुछ ऐसा चलना चाहिए, मतलब हमेशा पूरा कर्व नेगेटिव में जाना चाहिए, चाहे कंपोनेंट का हो चाहे टोटल सोल्यूशन का हो। क्लियर? अब अपन नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो अपन को समझ में आ गया। नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन कौन दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, ढंग से समझ लो इस बात को, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो यही है कि अट्रैक्शन फोर्स, AF से लिख रहा हूं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूशन पार्टिकल्स ज्यादा होना चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट और आप चाहो तो बीच में प्लस भी फिक्स कर सकते हो, बिटवीन सॉल्वेंट, मतलब AA और BB के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे भी कई ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में होता है, उससे भी कई ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉल्यूशन पार्टिकल्स के बीच में। मतलब ये A और B कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो वेपर्स ज्यादा बनती है कि कम, वेपर्स कम बनती है, राइट। अब मेरी बात समझो, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। AB ज्यादा स्टेबल है या AA ज्यादा स्टेबल है या BB ज्यादा स्टेबल है, भाई ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड्स कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो इसका मतलब डिलेज मिक्सचर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, राइट। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन ही गए हैं
तो वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, और जब एलिमेंट्स पास पास आ गए हैं तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अब रेंडमनेस जो होगी, यहाँ पर जो यादृच्छिकता है, यहाँ पर ये जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज देखो कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से या सोल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, ढंग से समझ लीजिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए और बी के बीच में कैसे बॉन्ड्स बन गए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन गए हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अगर इनके बीच में बन जाते हैं तो इनको वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर पे ही तो दी जा सकती है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब एक लास्ट पार्ट और बच गया, वो है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप लोग और देख लीजिए, 6 पॉइंट है हमारे एग्जांपल्स। तो देखिए एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं CHCl3, CH3CO, CH3। मैं ये पार्ट हटा रहा हूं, ऊपर लिख दूंगा एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में H2O प्लस HNO3। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा फिनॉल प्लस एनिलिन। अगला एग्जांपल हमारे सामने हो जाएगा H2O प्लस HCl। नेक्स्ट हमारे सामने हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक एग्जांपल और याद रख लो, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन को याद रखने पड़ेंगे, ज्यादातर समय ये एग्जांपल्स पूछा गया इसमें से जो अपन लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, यहां तक कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक और बचा है हमारा जो इसी से ही निकल के आता है, वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं, अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अभी क्या है ये बॉइलिंग एजोट्रॉप्स या फिर एजोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या मतलब होता है इसका, वो एक बार आप लोग देख लीजिए यहां पर क्या मतलब होता है। देखो बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, इसको हिंदी में लिख देता हूं, स्थिर क्वाथी मिश्रण, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होना चाहिए। राइट, अब देखो इसका डेफिनेशन वाइज क्या है, तो इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। अब यहां पे मिक्सचर में दो ही चीजें आएंगी, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट in a fixed ratio so that solution boils at a constant temperature, solution boils at a constant temperature, solution boil करता है irrespective of the boiling point of solute and solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
एक फिक्स रेशो में जब आप इनको मिक्स कर लोगे, है ना, तो उससे जो सोल्यूशन बन के आएगा, वो सोल्यूशन को अगर आप गर्म भी करोगे, हीट भी करोगे, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होगा। मतलब देखो एक चीज समझो, अगर आप किसी सोल्यूशन को गर्म करते हो, ढंग से मेरी बात समझो, किसी सोल्यूशन को गर्म करते हो तो क्या होगा, सोल्यूशन को गर्म करोगे तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। वेपर फेज में कन्वर्ट होने का मतलब हो गया कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा 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 हो जाएगी, यही तो होगी ना। लेकिन बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसे एजियोट्रॉप्स होते हैं जिन्हें आप, है ना, इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर, ये भी एक ना बहुत बार पूछा जाता है, ये आप लोग ढंग से देखिए क्या मतलब है इसका। देखो एक बार कंटिन्यू करते हैं, एक मिनट रुको। देखो इस लाइन को देख लेते हैं एक बार। एजियोट्रॉप्स का मतलब तो समझ में आएगा कि एक ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट। उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग बॉइल नहीं होंगे, दोनों एक साथ ही बॉइल होंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, जब वो फिक्स रेशियो के अंदर में मिक्स किए जाते हैं। देखो अब इसके लिए क्या लिखा है कि बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को कभी भी आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना। बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को सेपरेट करना, हम सब जानते हैं कि एजियोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया, एक तरह से मिक्सचर ही हो गया, राइट। ये मिक्सचर को अपन लोग क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। कैसे अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, है ना। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है आंशिक या अंशात्मक आसवन विधि, है ना। जैसे मान लो एक विलियन के अंदर में 3-4 चीजें प्रेजेंट है, तो हम उसको थोड़ा 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 गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो एक पहले बॉईल हो जाएगा, फिर दूसरा बॉईल हो जाएगा, फिर तीसरा बॉईल हो जाएगा, तो अलग अलग अंश बन जाएंगे क्या, अलग अलग फ्रैक्शंस बन जाएंगे क्या, उसे बोलते हैं अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन यहाँ तो अलग अलग अंश होते ही नहीं है, ये तो कैसा है, ये एक ट्रू सोल्यूशन की भांति व्यवहार करते हैं। तो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की एक और नया पॉइंट हो गया कि बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बिहेव्स लाइक ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें, जैसे पानी है, तो पानी में वाटर ही, H2O ही सोल्यूट है, H2O ही सॉल्वेंट है, तो ट्रू सोल्यूशन की जैसे बिहेव करता है। इसमें होने को तो दो चीजें मिक्स है, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा है, ट्रू सोल्यूशन के जैसा है। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग नहीं होते हैं। बताइए ये बात अपन को समझ में आई क्या। तो अंश ही नहीं है, तो अंशात्मक आसवन विधि से क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है, इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बोले इनका फेज चेंज कर दो। कितनी फेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही होती है, यही 3 फेज होती है। तो अगर इसके फेज चेंज कर दिया जाए, पहले कैसा था, लिक्विड, अब आप अगर उसको गर्म करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो किस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या तब भी इनको अलग अलग किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। तो याद रखना बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को विलियन की अवस्था बदलने पर भी इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रू सॉल्यूशंस की बात ही व्यवहार करते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट है इसका डिस्कशन का, वो है कि ये जो सोल्यूशन है, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग, एक मिनिमम बॉइलिंग। देखो
और दूसरे कौन से होंगे? मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप्स। देखो हिंदी में बोलेंगे तो अधिकतम स्थिर कुआ थी, न्यूनतम स्थिर कुआ थी, इस तरह से अपन लोग बोल सकते हैं। लेकिन इधर समझो एक बार, अधिकतम मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट कैसा कर दिया आपने? मैक्सिमम कर दिया। और फिर भी वो अगर अलग अलग नहीं हो रहे तो उनके बीच के बॉन्ड्स कैसे होंगे? बहुत स्ट्रांग होंगे ना, तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये कौन शो कर सकते हैं? ये ऐसे कौन से विलियन हैं जो ऐसा शो कर सकते हैं? शोन बाय नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। ऐसे विलियन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो ऐसा कर सकते हैं, पक्का? ठीक। अब यहां पे आप देखो कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? मिनिमम। कम से कम बॉइलिंग पॉइंट रखा जाए, तो कम से कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही अगर कोई चीज बॉयल हो रही है ना, तो वो कैसा हो सकता है? वो हो सकता है, या वो कौन से विलियन शो कर सकते हैं? शोन बाय पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस, राइट? इसका एक क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है C2H5OH प्लस H2O। ये होना चाहिए 95% और पानी होना चाहिए इसमें 5%, ठीक है? इधर क्या एग्जांपल हो सकता है? इधर एग्जांपल हो सकता है H2O प्लस HNO3, और HNO3 होना चाहिए 68% और वाटर होना चाहिए 32%। डेटाज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा, बाकी इसमें से कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते हैं, ये थ्योरी में क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ सकते हैं। बस याद रखना है ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे थे एजोट्रॉप्स के लिए, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो जो गलत है, सारे स्टेटमेंट सही सही आपको पता ही है, गलत स्टेटमेंट्स आप लोग उसमें से करेक्ट कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है? ये हो गया सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, कैसे अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है, मतलब 65% प्रोबेबिलिटी जो है आप लोग के स्कूल में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो इसी टॉपिक से, अणुसंख्य गुणधर्म से ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है? और बाकी के जो क्वेश्चंस निकलेंगे वो इस फर्स्ट पार्ट से निकलेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आप लोग को डीपीपी दी हुई है, वो डीपीपी से आप लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व करिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।